जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में 2 मकामात पर पाकिस्तान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। एलओसी के करीब कृष्णा घाटी सेक्टर और मनकोट सेक्टर में शेलबारी का हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फौज ने मनकोट और कृष्णा घाटी सेक्टरों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। मनकोट और कृष्णा घाटी में फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, पाकिस्तान एक बार फिर जो है सीजफायर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की है, इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, सुबह 8 बजे के करीब पाकिस्तान ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पहले उनका जो टारगेट था वो कृष्णा घाटी था। वहां पे उन्होंने आर्मी की जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आर्मी के पोस्टर्स हैं वहां पे उन्होंने फायरिंग की, उनको टारगेट किया और उसके बाद अपने रेंज को उन्होंने बढ़ाया और जो वहाँ शहरी इलाके हैं, शहरी जो बस्ती है, उस पर भी फायरिंग की, मोटार शेलिंग भी की उन्होंने। और उसके बाद मनकोट सेक्टर जो इसी पुंछ सेक्टर, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे भी उन्होंने फायरिंग की और दोनों जगहों पे जो है हिंदुस्तानी फौज ने डट कर उसका मुकाबला किया। लेकिन तकरीबन 9:30 बजे के करीब पाकिस्तान ने जो नौशहरा सेक्टर है वहाँ पे कुछ एरियाज में उन्होंने फायरिंग की, जो कि राजौरी में पड़ता है। जहाँ तक निश्चित बात है तो इस वक्त जो है वहाँ पे फायरिंग रुक गई है। दोनों तरफ से अच्छी फायरिंग हुई तकरीबन 2 घंटे, लेकिन उसके बाद अभी कुछ तकरीबन 20 मिनट से वहाँ कोई फायरिंग की जो है आवाज सुनाई नहीं दे रही है। फायरिंग बंद हो गई, लेकिन जो राजौरी है वहाँ पे रुक रुक के अभी भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना, जो हिंदुस्तानी फौज है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो दे रही है। तो जाहिर तौर पर सीज फायर वायलेशन बराबर पाकिस्तान की तरफ से हो रहे हैं और आज भी ये सिलसिला जारी है। और न सिर्फ सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ वो हमारे रिहायशी जो आर्मी के इंस्टॉलेशन या आर्मी पोस्ट पर फायरिंग कर रहे हैं, बल्कि अपने रेंज को, वो रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जाहिर तौर पर उसका जो इंटेंशन है किसी तरह से मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करवाना या हिंदुस्तानी फौज को जो है एंगेज करना है इस फायरिंग में, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन फिलहाल जो अच्छी बात है पुंछ से कि वहाँ पे जो फायरिंग बंद है और राजौरी में फायरिंग अभी भी चल रही है। जी समीर, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में जो वहाँ पर लोग मुकीम है, क्या उनको सेफ जगहों पे ले जाया जा रहा है, बंकरों में उनको भेजा जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारी अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि क्योंकि फायरिंग अब बंद हो गई है, इसलिए अभी फिलहाल कोई वो नहीं है कि वो कोई प्लान नहीं है कि वहाँ से जो लोग हैं उनको शिफ्ट करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर फायरिंग का रेंज बढ़ता है या दोबारा फिर शदीद फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती है तो उस सूरत में कोई चारा नहीं रहता है। लेकिन क्योंकि फायरिंग रुक गई है, फिलहाल जो है वहाँ पे कोई इतना बड़ा तनाव नहीं है या इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर फिर फायरिंग होती है और उसका रेंज बहुत बढ़ता है और ज्यादा देर तक रहती है, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन उस सूरत में 2 चीजें करती है। एक तो वो जो स्कूल होते हैं, स्कूल वो जो वहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जहाँ जहाँ ये फायरिंग का रेंज होता है वहाँ पे वो बंद कर देते हैं, और दूसरा जो लोग हैं वहाँ पे उनको महफूज मुकामात पर लिया जाता है। लेकिन फिलहाल वहाँ से कोई ऐसी खबर नहीं है कि कोई महफूज मुकाम पर लिया गया, क्योंकि फायरिंग बंद हो गए। लेकिन जहां तक राजौरी की बात है, वहां पे अभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है इस नौशहरा सेक्टर में। लेकिन अगर वहां पे फायरिंग ज्यादा देर रही तो वहां पे भी, और हमने देखा है कि लगातार जब भी ऐसी बातें हुई हैं पिछले कई सालों से, जब से पाकिस्तान ने दोबारा तनाव बढ़ाया है लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर, और जब जब उन्होंने फायरिंग की है तो बहुत सारे लोगों को मुंतकिल किया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिनको पहले ही जहां से लोगों को मुंतकिल किया गया है, उनको सेफर एरियाज में रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में ज्यादा फायरिंग की है इन एरियाज में, तो उस सूरत एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से बाखबर है और किसी भी हंगामी सूरत हाल को निपटने के लिए जितने भी तदाबीर किए जाते हैं वो उस वक्त सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो उठाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो जानी या माली, तो उसके लिए जितने भी तदाबीर या जितने भी प्लान मुरतब करने हैं वो किए जाते हैं। और सबसे ज्यादा जो मैंने आपको कहा कि जो स्कूल के बच्चे हैं जो इस फायरिंग की जद में कभी कभी आ जाते हैं जिससे उनको नुकसान होता है, तो उनको फिर बंद किया जाता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल अभी वहाँ दोनों जगहों से देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल आज दिन को या कभी भी होती है तो उस सूरत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई भी प्लान दोबारा ले सकती है। जी बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया आपका।
अमरनाथ यात्रियों का ताजा जत्था आज सुबह पहलगाम के नुनवन और जम्मू यात्री निवास से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ। जम्मू यात्री निवास से 5,486 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ। अब तक 1,30,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रियों के लिए इस साल सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री कश्मीरी लोगों के ताउन की भी सराहना करते नजर आ रहे हैं। वाज़ेह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 15 अगस्त को मुक़द्दस गुफा में शिवलिंगम के आखिरी दर्शन के साथ ही इख्तिताम पजीर होगा। कर्नाटक का सियासी बहरान जू का तू है। कांग्रेस और जनता दल एस के 16 अरकान असेंबली अब तक इस्तीफा दे चुके हैं। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफी अरकान को स्पीकर के सामने पेश होकर इस्तीफा देने की हिदायत दी थी। अदालत ने स्पीकर को भी हिदायत दी थी कि बाकियों के इस्तीफे पर जल्द फैसला करे और जुमे को अदालत को हालात से आगाह करे। आज सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करना है। दूसरी जानिब आज से कर्नाटक असेंबली का 11 रोजा मानसून इजलास शुरू हो रहा है। सेशन का आगाज ऐसे वक्त में हो रहा है जब रियासत में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है। कर्नाटका में ये जो तमाम तूफान और भूचाल मचा हुआ है, इसके पीछे यही है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार स्थापित करना चाह रही है। उनको जो आंकड़ा 106 जो भी है इस वक्त अभी चाहते हैं कि हम कोई भी तरीके से वहाँ कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को हटा दिया जाए और हमें वहाँ सत्ता बनानी है। उसके बाद वो दूसरे राज्यों का भी प्लानिंग सारा चल रहा है उनका। गोवा भी उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद अब वो राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हर तरफ नज़रें हैं उनकी। तो ये तो देखा जाए तो लोकतंत्र का गला घोंटना और गैर कानूनी तौर पर भ्रष्टाचार के जरिए सरकार की गद्दी को हासिल करना, ये बहुत देश के लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह और गलत है। नाज़रीन, आपको बता दें कि कर्नाटक में सियासी बहरान जो है लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे कि आज स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? क्योंकि कल जो है जो बाकी अरकान है उनको स्पीकर के सामने पेश होना था और आज स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। जी देखिए, अभी कुछ ही देर में जो है रियासत का असेंबली इजलास शुरू होने वाला है जी। ये इस इजलास जो है काफी हंगामा खेज हो सकता है। अब इस इजलास में शिरकत के लिए एमएलएज पहुंच रहे हैं, एक के बाद एक एमएलएज पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और तमाम एमएलए से कहा है कि वो इस इजलास में हाजिर रहें। तो दूसरी जानिब जो है इस पूरे जो सियासी बहरान का जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट को करना है, क्योंकि कल जो है स्पीकर ने जो वक्त मांगा है और इस्तीफा कबूल करने में ताखीर का जो इजहार किया है और बातचीत के बाद ही मैं कोई फैसला ले सकता हूं, काफी तवील वक्त जो है स्पीकर ने मांगा है। तो आज जो है इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है ये भी देखने की बात होगी कि क्या अगर तमाम जो बागी अरकान असेंबली हैं जो 10 एमएलए इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, क्या अगर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाए, अगर ये हिदायत आती है तो हुकूमत जो है माइनॉरिटी में आ जाएगी, अक़लियत में आ जाएगी, हुकूमत के जो रहने का जो है जवाब पैदा नहीं होता। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस पूरे मामले में जो है कांग्रेस के मशहूर एडवोकेट हैं मनु सिंह संघवी जो है इस सिलसिले में जो है जुरा करेंगे, आज बहस करेंगे और इस ताल्लुक से क्या दलाइल पेश करेंगे, ये भी बड़ी देखने की अहम बात होगी। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो काफी अहमियत का हामिल होगा। और दूसरी जानिब जो है आज का असेंबली इजलास काफी हंगामा खेज हो सकता है। हालांकि राय के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि चंद ताज़ियाती करारदाद इस इजलास को स्पीकर कल तक के लिए मुलतवी कर सकते हैं, पीर तक के लिए मुलतवी कर सकते हैं इस इजलास को। यही हालात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रूफ, अगर ऐसा हुआ कि स्पीकर ने अपनी रिपोर्ट में जो है बागी अरकान के इस्तीफे कबूल न किए हुए हों, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ हो सकता है और उसका जो है कर्नाटक की सियासत पर मजीद अब क्या असर पड़ सकता है? मानसून का इजलास भी शुरू हो गया है, ऐसे में और कितने हालात जो है सियासी हालात कर्नाटक में कशीदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, काफी हालात जो है यहाँ के कशीदा हैं। जो एमएलए बागी अरकान हैं
उन्हें जो है उनका तहफ़्फ़ुज़ एक बड़ा के यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के जो लीडर्स हैं अपनी जानिब इन बागी अरकान को खींचने की अभी भी कोशिश जारी रखे हुए हैं जी। तो इस सिलसिले में हमने कल देखा कि जिस अंदाज में बागी अरकान 6 बजे तक, अदालत ने कहा था कि 6 बजे तक वो स्पीकर के सामने हाजिर हों, तो मुंबई से बागी अरकान जो है खुसूसी तैयारे के जरिए बेंगलुरु आए और हाजिर हुए, और इसके बाद जो है वो वापस चले गए, और अब इन्हें जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना और ये भी बड़ा मसला पैदा हुआ है। तो ये सियासी हालात जो हैं हुकूमत को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, और ये भी चंद एक ज़राए से ये भी खबरें मिल रही हैं कि जेडीएस अपना रुख बदल सकती है, यानी कि अब तक जेडीएस कांग्रेस के साथ रही है, और हो सकता है कि अगर ऐसे हालात पैदा हों तो जेडीएस कांग्रेस बीजेपी के साथ जा सकती है। ये जराए से हमें खबर मिल रही है, बड़ी अहम खबर है कि इस सिलसिले में जो है कल बीजेपी के और चंद जेडीएस के लीडरों के दरमियान खुफिया मीटिंग हुई है। तो इस मीटिंग के बाद ये कयास किया जा रहा है कि जेडीएस अपना रुख बदल सकती है। जी रऊफ, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज आंध्र प्रदेश असेंबली में बजट पेश होने वाला है। वजीर फाइनेंस बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक बजट जुमला 2,30,000 करोड़ पर मुश्तमिल होगा। मरकजी बजट में रियासत आंध्र प्रदेश के लिए कोई खास रकम मुख्तस नहीं की गई है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत ने समाज के हर तबके को नजर में रखते हुए बजट तैयार किया है। रियासती वजीर फाइनेंस राजेंद्र नाथ रेड्डी ने बताया कि तालीम, ज़राअत, सेहत और मकानात की तामीर को बजट में खसूसी तरजीह दी गई है। मुंबई में गोरेगांव के नाले में गिरे बच्चे की तलाश अब तक जारी है। रात में सर्च ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए बंद किया गया था। आज तलाशी मुहिम फिर शुरू हुई है, लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि परसों रात गोरेगांव के एक नाले में 3 साला बच्चा गिर गया था। अगर लापरवाही नहीं होती तो अभी तक हमारा बच्चा हमारे हाथ में होता। सरकार से क्या अपेक्षा करूं मैं? अभी हमारा मित्र जो हमारा साथ दे रहा था उसको क्यों उठाया पुलिस प्रशासन ने? मेयर यहाँ आए थे उस वक्त हमको पुलिस प्रशासन ने लॉकअप में डाल दिया था, तो हम मेयर से बात ही क्या करें? मेयर तो हमसे मिले ही नहीं, तो कहेंगे क्या? कुछ भी काम नहीं कर रहे लोग, सिर्फ यही कर रहे हैं कि जो भी इनके सपोर्ट में खड़े हैं सबको उठा के लॉकअप में डाले ताकि अकेला पड़ जावे। यही प्रशासन का नियम है। अपने बेटे को आखिरी अपनी अंतिम सांस तक ढूंढूंगा। प्रशासन नहीं ढूंढे कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से ढूंढूंगा, लेकिन जब तक वो बेटा मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। और मैं मुंबईकरों से अपील करता हूं कि देख लीजिए पुलिस का रवैया। ये हमारी मुंबई पुलिस है जो हमारा सहयोग करने के बजाय हमारे मित्रों को उठा के पुलिस स्टेशन में डाल रही है। जिस वक्त मेयर आ रहा है हमें उठा के लॉकअप में डाला जा रहा है। क्यों? ये हमारी पुलिस प्रशासन है। अभी तक कौन थे? पवार साहब, भोसले साहब कौन थे? कोई अभी दिख नहीं रहा है। हमारे मित्र श्रवण तिवारी को क्यों उठाया गया? हमको उसका जवाब चाहिए। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे, 3 साला बच्चा परसों नाले में गिरा है और अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू टीम को क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मौके वारदात पर मैं मौजूद हूं और आप देखें जिस गटर में बच्चा मासूम गिरा था और जिस प्रवाह से वो जिस तरह से जिस दिशा में गया है वो पूरा दिशा जो है मनपा की तरफ से खाना जा रहा है, पूरा खोदा जा रहा है, क्योंकि जो गटर है, जो पाइपलाइन जो अंदर से गई थी वो पूरी तरह से ढका हुआ था, तो ऊपर की तरफ से सारे परते जो हैं वो निकाले गए हैं। आशंका ऐसी जताई जा रही थी मनपा की कि जहाँ से वो गटर से बहते हुए आया तो कहीं बीच में फंसा ना हो लड़का, इसलिए उसे ढूंढा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप आगे देखें तो अभी भी मनपा की तरफ से जो है तोड़क कार्रवाई यहाँ पर चालू है। नाले के ऊपर जो सभी परत है उसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि ये नाला जैसे जैसे आगे गया है तकरीबन 10 किलोमीटर तक, तो 2 नाले बड़े बड़े राइट और लेफ्ट की तरफ गए। वहाँ पर दमकल विभाग और मुंबई पुलिस के जो जवान है नाले में उतरकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं 37 घंटे बीत चुके हैं कुल मिलाकर जब से हादसा हुआ, लेकिन अब तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर मासूम है कहाँ पर। ऐसे में जो यहाँ के लोग हैं उनका गुस्सा जायज है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर गटर पर कुछ न कुछ कवर या सुरक्षा चीजें होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। कल जो है यहाँ पर मेयर जो विश्वास महाडेश्वर यहाँ पर आए थे, हालांकि वो दिलासा देकर गए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं किया गया है। तो यहाँ के लोकल लोगों ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अगर ये जल्द से जल्द इसमें कोई
रिजल्ट नहीं आता या फिर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो इस सड़क को आज वो रोक देंगे, रास्ता रोको आंदोलन को अंजाम देंगे। मौके पर मैं आपको दिखाऊं तो मनपा के जो कर्मचारी हैं लगातार जुटे हुए सर्च ऑपरेशन में और मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं ताकि जो माहौल है वो कहीं बिगड़े नहीं, क्योंकि कल हमने देखा कि जो गुस्साए लोग थे वो सड़कों पर उतर गए थे, सड़क रोकने की कोशिश की थी। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मुंबई पुलिस ने डिटेन किया क्योंकि सड़क रोकना यातायात पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गया था। मैं आपको दिखाऊं, देखिए तस्वीर अगर आप देखें तो मुंबई पुलिस की जो गाड़ी है और जो जवान है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग करें ताकि वातावरण जो है वो पूरी तरह से नियंत्रण में रहे। लेकिन अभी तक मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन जरूर किया जा रहा है, नाले जरूर खोदे जा रहे हैं, गटर में जवान जरूर उतर के ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी पता मासूम का नहीं चल पाया है। प्रशांत, जिस तरह से बच्चे के वालिद जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं पुलिस पे कि उनके साथियों को वो गिरफ्तार कर रहे हैं, ये क्या वजह है इसकी और क्यों जो है पुलिस जो मुतासरा है उन्हीं के साथ इस तरह की नाइंसाफी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाते बताता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कल जब दोपहर का वक्त हुआ, जब यहाँ पर मेयर साहब आए और वह परिवार से मिल के गए, हालांकि उन्होंने सिर्फ परिवार से मुलाकात की, मौके वारदात का मुआयना किया, उन्होंने उम्मीद दिखाई कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर से 12 घंटे के वक्त बीत गया लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया और ना ही प्रशासन की तरफ से कोई पहल उठाया गया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो परिवार के जो लोग हैं या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं या जो करीबी मित्र हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरकर रास्ता रोको आंदोलन को अंजाम दे रहे थे और कह रहे थे कि मुंबई पुलिस और साथ ही साथ मनपा के जो प्रशासन के लोग हैं वो कम से कम यहाँ पर ध्यान दें और इस मामले को लेकर कोई ना कोई ठोस कदम या कोई पहल जरूर करे। लेकिन सिर्फ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, इसके अलावा अभी तक ना तो बच्चे का पता चला और ना ही प्रशासन की तरफ से परिवार को लेकर या फिर इलाके को लेकर कोई ठोस कदम उठाया गया। इसी बात से गुस्साए लोग रास्ता रोक रहे थे, जिसे हटाने के लिए मुंबई पुलिस ने काफी कोशिश की, लेकिन जब लोग सड़कों पर बैठ गए तो मुंबई पुलिस को मजबूरन उन सभी लोगों को डिटेन करना पड़ा ताकि नियंत्रण जो रहे वो बरकरार रहे और सर्च ऑपरेशन की काम में किसी प्रकार की दुविधा ना आए। आप देखें तो सुबह से यहाँ पर मैंने जिस तरह से बताया, नाला जहाँ से गया है वहाँ की सभी परतें जो है मनपा खोद रही है, यानी 10 किलोमीटर दूरी तक ये पूरा नाला गया था, सारी परतें खोदी गई हैं, लेकिन अब तक जो है बच्चे का कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बहरहाल अभी भी कोशिश सर्च ऑपरेशन की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द कोई जानकारी जरूर बच्चे की मिले, उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, क्योंकि मैं आपको इसमें अहम बात बता रहा हूँ कि मुंबई पुलिस ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया है, तो मैं भी अगर आगे चलकर ये प्रक्रिया सर्च ऑपरेशन की खत्म होती है तो यहाँ के जो डीसीपी है विनय राठौड़, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें देखा जाएगा, जांच किया जाएगा और एग्जामिन किया जाएगा और जो लीगल ओपिनियन है वो लेकर इसमें अगर बनता है एफआईआर का मसला तो एफआईआर भी जरूर ली जाएगी। जी प्रशांत, और पुलिस क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ले रही है इस पूरे मामले को लेकर के, तो उनसे कोई बातचीत हो पाई है कि क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि कब तक जो है एटलीस्ट पता चल सके कि कितने और घंटे लग सकते हैं बच्चे को तलाश करने में, और इतना वक्त क्योंकि लग रहा है तो जो बच्चे के घर वाले भी हैं उनकी भी बेचैनी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में थोड़ा तेजी से काम और इक़दाम उठाए जा सके पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि परिवार की तरफ से जो है और उनके जो परिवार के नज़दीकी जो मित्र हैं उनकी तरफ से आज अल्टीमेटम दे दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोपहर तक अगर इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाता और कोई पहल नहीं ली जाती मनपा की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, तो उनके लोग जो हैं आज सड़कों पर उतरेंगे। मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें तो मुंबई पुलिस का जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है उसके उस तरफ ये मेन हाईवे है, अगर उसे जाम कर दिया जाता है तो मुंबई का ये एक मुख्य एरिया है जो पूरी तरह से ठप हो जाएगा। यातायात ट्रैफिक की समस्या यहाँ निर्माण होती है, लेकिन जब एक बार रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा तो समझ लीजिए कि यातायात पूरी तरह से ठप हो जाएगी। इस बात का ख्याल इस बात का अल्टीमेटम जो है परिवार और उनके मित्रों की तरफ से दे दिया गया है। साथ ही साथ ये मांग किया गया है कि मनपा के जो मेयर हैं विश्वनाथ महाडेश्वर, उनको जो है सस्पेंड किया जाए या उनको कहा जाए कि राजीनामा दे। ये मांग जो है परिवार और उनके मित्रों का है, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि मनपा का काम था कि गटर का ख्याल रखे। प्रशांत, बच्चे के अहले खाना जो है काफी गुस्से में है और काफी परेशान भी है, और पुलिस भी जो है अपनी जानिब से काफी कोशिशें कर रहे हैं बच्चों को रेस्क्यू करने की। बेहद शुक्रिया प्रशांत तमाम तफसीलात के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से, मराठा रिजर्वेशन पर रोक नहीं, महाराष्ट्र हुकूमत को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार। मराठा रिजर्वेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा। रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसर है।
नाज़रीन, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मराठा रिजर्वेशन पर रोक नहीं लगाई गई है। महाराष्ट्र हुकूमत को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट का मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार है। मराठा रिजर्वेशन का इतलाक माजी से नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुनहसर है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, महाराष्ट्र हुकूमत को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के मुक्त फैसले के आउटकम पर निर्भर करता है और रिस्ट्रिक्टिव जो फैसला है उस फैसले पर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश है। हालांकि अब ये माना जाए कि जो शिक्षा और नौकरी को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की जो प्रक्रिया शुरू की है उसका पालन किया जाएगा। जब तक मुख्य मामले का इस पूरे मामले में फैसला नहीं आ जा सकता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदिरा साहनी का एक जजमेंट है, उस जजमेंट के मुताबिक एक एम नागराज के फैसले में ये कहा गया था सरकार आरक्षण किसी को भी दे लेकिन उसका एक कैप निर्धारित किया जाए। वो कैप 50% से ऊपर ना हो, लेकिन सरकार इसको अपने तरीके से आरक्षण दे सकती है अगर वो 50% के दायरे को ना लागे। और यही एक ताजा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि केंद्र सरकार ने भी अभी हाल ही में आर्थिक आधार पर 10% सवर्णों को आरक्षण दिया था। तब भी यह मुद्दा उठा था और तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये कहा था कि जब तक मुख्य मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी तब तक हम किसी भी प्रकार से कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो ये माना जा रहा है कि एक महाराष्ट्र सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले में इंटरफियर करने से मना कर दिया। क्षमा सुशील, जिस तरह से मराठा रिजर्वेशन को लेकर के दूसरे तबकों में तशवीश पाई जा रही थी कि इससे जो है उनका कोटा कम ना हो जाए और उनके रिजर्वेशन कोटे में कहीं तरह से कमी ना आ जाए, वही कि 50% है उसको पार ना कर जाए, तो उसको लेकर के उनकी जो तशवीश है उसको दूर कर दिया गया है। इस फैसले में क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, जो एनजीओ ने इस फैसले को जो विरोध किया था उस एनजीओ को यहाँ से राहत नहीं मिली। एनजीओ का ये कहना था कि 50% के आरक्षण से कैप निर्धारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट से। राज्य सरकार ने उस कैप का पालन नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ कर दिया है कि ये आरक्षण रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव पर लागू नहीं होता है। तो सरकार का ये अपना अधिकार है कि वो इस आरक्षण को कैसे लागू करती है और इसीलिए राज्य के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है अपने सुनवाई के दौरान अपने ऑर्डर में कि मुख्य मामले के फैसले पर ही निर्भर करता है आरक्षण का फायदा। तो यानी कि अभी लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है जो ये डिसाइड करेगा कि 50% के कैप के आरक्षण का वायलेशन क्या स्टेट गवर्नमेंट कर रही हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 10% आरक्षण दिया है सवर्णों को, क्या ये उसको वायलेट कर रहा है, उस पर जो जजमेंट आएगा वो तमाम फैसले पर लागू होगा। बिल्कुल। और सुशील, जिस तरह से मुस्लिम तबका भी जो है मराठा रिजर्वेशन मिलने के बाद वो भी मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को भी जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो ये फैसला आने के बाद क्या जो मुस्लिम तबका है वो भी इसकी डिमांड करेंगे कि उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? उनकी तरफ से कैसा रद्दअमल देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अल्पसंख्यकों को लेकर पहले से जो एक आरक्षण निर्धारित किया गया है ओबीसी या एसटी को लेकर, वो आरक्षण पर आधार पर मिलेगा, लेकिन एक समुदाय विशेष पर आरक्षण हमारे इस भारत के लोकतांत्रिक देश में अभी तक फिलहाल नहीं बना है। हालांकि सरकार ने इस पूरे फैसले में आरक्षण की पद्धति को इंट्रोड्यूस किया है और इसीलिए ये आरक्षण का जो मुद्दा है वो ज्यादा तेज हवा ले रहा है और इसीलिए मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि उनको भी आरक्षण दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल अभी आरक्षण इस मुद्दे पर कोई ऐसी याचिका दाखिल नहीं की गई है, क्योंकि मुख्य मामला आरक्षण के कैप को निर्धारित करता है। क्योंकि सर सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में यह है कि इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है, जिस जजमेंट में रिजर्वेशन का कैप 50% डिसाइड कर दिया गया है, उस कैप को नहीं टच किया जाएगा और उसके बाद से हरियाणा सरकार, गुजरात
राजस्थान में जाट के आरक्षण का मामला देख लें, ये तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से आरक्षण दिया, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण के मामले में इंटरफेयर नहीं किया। और यही अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भी किया है, यानी कि मराठा रिजर्वेशन के मामले में। और अब वही उन्होंने अपने मामले की सुनवाई के दौरान ये साफ कर दिया है कि जब तक मुख्य मामले की सुनवाई पे जजमेंट नहीं आ सकता है, तब तक रेस्ट्रोपैक्टिव जो आरक्षण दिया जाता है राज्य सरकार पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, और महाराष्ट्र हुकूमत के लिए राहत है और मराठाओं के लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। बेहद शुक्रिया सुशील आपका।